मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 5th के जितने भी स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम के, जिनके पास राजनीति विज्ञान में वाला सब्जेक्ट है गांधी एक समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग गांधी। आज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक यूट्यूब पर जो वीडियोस बनी हुई हैं, जितने भी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनाई है। तो मैं आपको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इस वीडियो में आपको 2 लेसन कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो उन 2 लेसन्स को आपको कंप्लीट करना है जिससे कि आपके आने वाले क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वराज की और सत्याग्रह की। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, आपकी और वीडियोस बना दूँगा जिसमें 2-2 चैप्टर आपके खत्म करा दूँगा एक साथ, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास अभी है नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो देरी ना करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्वराज जो हमारा लेसन है, इसके अंदर एक हमारा ये सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको मैं इसका ये जो स्वराज लेसन है आपका, तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ यहाँ पर जो स्वराज वर्ड है, ये मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी पहले से जो है आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो स्वराज वर्ड के बारे में हम समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो साधारण शब्दों में लिखा हुआ है, स्वराज शब्द का अर्थ होता है आजादी। आजादी का मतलब क्या है? स्वतंत्रता, यानी कि आप स्वराज शब्द से जोड़ सकते हो आजादी को। यह शब्द भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में बहुत ज्यादा चर्चित हुआ था। जब व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, उस समय इस शब्द का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ था। और इस शब्द का प्रयोग जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने भारतीय जनता को आजादी के लिए प्रेरित करने के लिए किया था। आज भी यह शब्द भारतीय जनता के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे, जैसे ही आपका इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले स्वराज शब्द को आप बताएंगे। तो ये डेफिनेशन आपको याद रख लेनी है कि स्वराज शब्द क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वराज शब्द जो है और जो स्वराज वाला जो लेसन है आपका, इसमें से हमारे को क्या क्या चीजें पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नगर और ग्राम के बारे में। तो देखो, गांधी जी जो थे, गांधी द्वारा बहुसंख्य और बहुजन के उद्धार के लिए उनके ग्राम स्वराज की अवधारणा को उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के बहुत ही बड़े ढांचे में रखकर अध्ययन किया जा सकता है। तो कहा यह गया है कि जो गांधी जी थे, वो हमेशा से क्या करते थे, वो हमेशा से नगर और ग्राम के बारे में जो ज्यादा सोचते थे, यानी कि ग्राम स्वराज के बारे में ज्यादा सोचते थे, ठीक है। यानी कि उनको आजादी दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, फ्रीडम दी जाए, बिल्कुल। अब उन्होंने क्या बोला है कि इनकी स्थिति में अच्छे बदलाव के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। गांधी का मानना था कि शहर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अब देखो, अगर आपको पता हो कि 2 चीजें हम देखते हैं यहाँ पर, एक जगह शहर है, एक जगह गांव है। तो गांधी जी जो है शहर के सख्त खिलाफ थे। अब वो क्यों खिलाफ थे, इसके पीछे कुछ कारण थे। देयर कुड बी सम रीजंस। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से रीजन थे जिस वजह से महात्मा गांधी जी, यानी कि देश के जो महात्मा पिता हैं, उन्होंने जो है शहर शहर का जो है रुख क्यों नहीं पकड़ा? उन्होंने हमेशा गाँव की ही पैरवी क्यों की है? तो देखो, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, वह इनसे अलगाव रखते थे और उससे बहुत दूर रहते थे। वह इन्हें बनावटी मानते थे। वो कहते थे जो शहर है वो क्या है, बनावटी है और औपनिवेशिक शक्तियों की भांति ही शोषण करते हैं। औपनिवेशिक शक्ति का मतलब क्या है? जैसे कि कोई देश है, उसके ऊपर कोई दूसरा देश जो है कब्जा कर ले, ठीक है? तो वो क्या कहलाता है? औपनिवेशिक कहलाता है। तो ऐसे शहरी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ग्रामीण यानी कि ग्राम पे कब्जा करते चले जा रहे हैं, जैसे कि ब्रिटिशों ने किया था, औपनिवेशिकों ने किया था। उन्हीं की भांति उनकी संपदा को लूटते और हड़पते जा रहे हैं। वह शहरों के विकास को एक बुराई मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें और अगर सिटीज जो है अगर डेवलप हो रही हैं, अगर शहर डेवलप हो रहे हैं, तो वो एक बुराई है। वह सब मानवता और विश्व और इंग्लैंड और भारत के लिए दुखद स्थिति है। ब्रिटिशर ने शहरों के माध्यम से भारत को लूटा और शहरों ने गांव का शोषण करना शुरू कर दिया। शोषण समझते हैं ना आप लोग? तो गांव के लोगों का क्या करने लगे, वो जो शहर था उनने गांव का शोषण करना शुरू कर दिया। गांव का रक्त जो है आई एम सॉरी, वह सीमेंट है जिस पर शहरों के निर्माण की नींव रखी गई है। अब बताया गया है कि जो गांव है, तो गांव का जो रक्त है ना, बताया गया उसको सीमेंट से तोला गया, और वो सीमेंट ऐसा सीमेंट जिसकी जो नींव है वो शहरों के निर्माण से रखी गई है। कहा गया है कि आई एम सॉरी, कहा गया है कि अगर हम बात करें कि शहर का जो निर्माण हुआ है ना, वो भी किसकी वजह से हुआ है? गांव की वजह से ही हुआ है ना। तो सन 1921 में उन्होंने लिखा था कि शहर यूरोप, अमेरिका, जापान के बड़े घरानों के लिए दलाली और कमीशन एजेंट का कार्य करते हैं। शहरों ने इन ताकतों के लिए खून बहाने का कार्य किया और 200 वर्षों तक चलता रहा। और उन्होंने बाद में ये भी बोला है, शहरों में बसने वाले लोग ये नहीं जानते कि किस प्रकार से गांवों की आधी भूखी आबादी धीरे धीरे मृत्यु की गर्त में जा रही है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो शहर को जो है अच्छा नहीं मानते हैं। वे ये भी नहीं मानते कि उनको थोड़ी सी भी सुख सुविधाएं जनसाधन द्वारा विदेशियों के शोषण की दलाली से प्राप्त है। तो कहने का मतलब यह है कि वो शहर का जो है पूरी तरीके से विरोध करते हैं। आगे गांधी जी बोलते हैं कि संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के पुनर्निर्माण की अगर हम बात करें, कि जितना भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके अगर पुनर्निर्माण की बात करें, पुनर्रचना की बात करें, तो एक वैकल्पिक क्रिया की योजना प्रस्तुत करते हैं और जिसके समग्र भारत की स्थिति में बदलाव आएगा। अगर
आज भी संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के पुनर्निर्माण की बात की जाएगी, तो क्या होगा, पूरे भारत की स्थिति बदल जाएगी, सिर्फ अगर शहर को छोड़ दिया जाए। क्योंकि शहर की तरफ लोग टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं, तो गांधी जी ने इसके बारे में भी यहाँ पर बहुत सारी बातें बोली हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने यहाँ पर सुझाव भी दी। तो सुझाव कौन-कौन से? तीनों सुझाव देखते हैं। शहरों की धमनियों में दौड़ने वाला रक्त फिर से ग्रामीण कोशिकाओं में दौड़ना चाहिए। कि जो शहरों के अंतर्गत जितने भी जो लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी की तरफ भागते चले जा रहे हैं, यही कार्य जो है वो ग्रामीणों के लिए भी करना चाहिए। ग्रामीण की तरफ देखकर जो है लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारा भारत जो है वो क्या है, कृषि प्रधान देश था, और आज हमारे भारत के अंदर जो है किसान बनना ही नहीं चाहता कोई। हर कोई जो है शहर की तरफ चला जा रहा है और शहर की चकाचौंध के अंदर खो गया है। शहरों को अपनी जनसंख्या को वापस गाँव में नहीं भेजने की आवश्यकता है। उन्होंने क्या कहा कि जो लोग शहर में हैं, ऐसा नहीं है कि उनको गाँव वापस भेजो, बल्कि वो कहते हैं कि अपनी जीवन शैली को उसी प्रकार से कर दो जैसे कि गाँव में चल रही है ना? और तीसरा उन्होंने बोला कि समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर में शहरों का स्वभाव जो है वो स्वाभाविक स्थान हो, और वह अस्वाभाविक, तंग और विकृत ना लगे, जैसा कि आज दिखाई दे रहा है। आज क्या हो रहा है कि जो शहर है वो गाँव से बिल्कुल अलग दिखाई देता है ना? अगर हम विलेज की बात करें और सिटी की बात करें, तो दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती है, सिटी की तरफ लोग भागते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही हमारे जो 3 पॉइंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्राम स्वराज के बारे में पॉइंट आता है। अब ग्राम स्वराज क्या है? देखो, ग्राम पंचायत व्यवस्था और ग्राम गणराज्य एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं। कि जो आज हमारा लोकतंत्र है, तो ग्राम साम्राज्य की अगर स्वराज की बात करें कि गाँव को अगर स्वराज दे दिया जाए, तो ग्राम पंचायत व्यवस्था जो है, वो एक ऐसे लोकतंत्र का प्रतिमान करती है, और औद्योगिकरण के संकट से बचाने का रास्ता भी यही दिखाती है। कि आज जो टेक्नोलॉजी की क जो हम टेक्नोलॉजी की तरफ भगते चले जा रहे हैं ना, तो वो जब ही खत्म हो पाएगा जब ग्राम को पूर्ण तरीके से स्वराज मिलेगा। अब ग्राम स्वराज का एक ढांचा प्रस्तुत करने की बात की गई है, क्योंकि इसके माध्यम से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनको आत्मनिर्भरता प्राप्ति होगी, जिसे व्यक्ति का सम्मान होगा, गौरव बढ़ता चला जाएगा। अब गांधी जी जो है वो इसी बात के बारे में बोलते हैं आगे, कि गांधी जी के जो निकट सहयोगी हैं, जेसी कुमारप्पा, अब इन्होंने ग्रामवाद के नाम से दी, जिसे गांधी ने देहाती स्वराज के लिए एक अनिवार्य ढांचा माना था। उन्होंने बोला कि एक अवधारणा उन्होंने ग्रामवाद के नाम से दी थी। अब जिसका मतलब जो गांधी जी ने बोला कि जो देहाती स्वराज है ना, इसके लिए एक अनिवार्य ढांचा है। गांधी भारत की अर्थव्यवस्था का पूर्ण उद्धार चाहते हैं, और वो कहते हैं कि पूर्ण उद्धार तभी हो सकता है जब ग्राम जो है स्वराज होगा। ग्राम के जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, वो लोग अपने बारे में सोचेंगे, उनको पूर्ण स्वराज मिलेगा, और जो ज़्यादा श्रेय है, वो सिटीज़ को ना देकर वो जो है विलेजेस को दिया जाए। ठीक है? आगे देखते हैं अब क्या बोला गया गांधी जी के द्वारा। अब गांधी जी आगे वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि स्वराज व्यक्ति की स्वायत्ता में निहित स्वशासन और स्व अंकुश है। कि आपका पूर्ण स्वराज आपकी अपने तरीके से स्वशासन है, आप जैसे शासन करना चाहते हैं वैसे कीजिए। स्वराज स्वदेशी अथवा स्वशासन से घनिष्ठ संबंध मानते हैं। उनका मानना था कि स्वराज मेरे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए न्यूनतम है ना? आपने ये भी सुना होगा कि स्वराज मेरा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर राव ने ओ तिलक ने तिलक जी ने कहा था ये, है ना? तो आगे हम चलते हैं। मैं भारत की केवल ब्रिटिश शासन से ही मुक्ति नहीं चाहता। वो कहते हैं कि सिर्फ़ आज़ादी का मतलब ये नहीं है। फ्रीडम इज़ नॉट मीन अबाउट दैट कि आपने जो है सिर्फ़ ब्रिटिश शासन से जो है अपनी आज़ादी ले ली है। बल्कि मैं भारत को प्रत्येक शासन से मुक्ति की कामना करता हूँ। मैं इसे एक ऐसे राजा से दूसरे राजा का बदलाव नहीं मानता। मैं भारत की आज़ादी तब तक नहीं मानता जब तक कि एक ही व्यक्ति, चाहे वह कितने ही उच्च स्थान पर पदासीन हो, लाखों लोगों के जो जीवन है, लाखों लोगों का जो जीवन है, संपत्ति है और सम्मान को अपने नियंत्रण में लिए हो। ऐसा नहीं मानता मैं, वो आज़ादी नहीं है। जैसे सपोज़ अगर हमारे भारत के अंदर क्या होता है, वंशवाद चलता है। एक पिताजी बन गए प्रधानमंत्री या फिर नेता, उनके बेटे फिर शासन सँभाल रहे हैं, फिर उनके बेटे शासन सँभाल रहे हैं। तो वो कहते हैं ये स्वराज नहीं है। स्वराज का अर्थ ये नहीं है कि जहाँ पर एक व्यक्ति के हाथ में ही संपत्ति, सम्मान सब कुछ नियंत्रण किया जाए, बल्कि पूर्ण रूप से हर व्यक्ति अपने बारे में सोच सके, वही स्वराज है। अब वो औद्योगीकरण की आलोचना करते हैं, ठीक है? अब वो जो औद्योगीकरण की आलोचना करते हैं, तो क्यों करते हैं उसके पीछे वैलिड रीज़न है। सबसे पहले उन्होंने अपनी पुस्तक जो उनकी हिंद स्वराज बुक है, तो ये भी याद रखना आपको, जब आप इसका आंसर लिखोगे तो याद रखना कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज पुस्तक, ठीक है? हिंद स्वराज पुस्तक के जो रचयिता है वो कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने औद्योगीकरण के दुष्परिणामों के बारे में बताया है। वो बताते हैं कि किसी भी स्वरूप को उचित नहीं मानते। वो बोलते हैं कि वर्तमान सभ्यताओं में मानव के दुखों का जो प्रमुख कारण है, और जो पाप, तकनीक और औद्योगिक विकास है।
आज अगर मनुष्य बहुत ज़्यादा दुखी है, तो वो किस वजह से? वो सिर्फ़ इसी वजह से है कि जो आज औद्योगीकरण का विकास होता चला जा रहा है, इतनी ज़्यादा आकांक्षाएँ लोगों की बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग जो है एक-दूसरे को देखकर होड़ करते चले जा रहे हैं और इसी वजह से प्रकृति का भी विनाश होता जा रहा है। तो सभ्यताओं में मानव के जो दुःख का कारण है, वो यही है कि औद्योगीकरण विकास। तो इसीलिए गांधी जी औद्योगीकरण की आलोचना करते हैं, इसका बिल्कुल सरासर विरोध करते हैं। आगे चलते हैं। अब ज्ञानचंद के अनुसार गांधी जी का जो आर्थिक दर्शन है, उनके राजनीतिक सामाजिक दर्शन के अनुरूप है। संपूर्ण विचारधारा का हिस्सा यहाँ पर उन्होंने बताया जैसे कि मनुष्य के लिए प्रारंभिक महत्व रखता है, ठीक है? वितरण, विनियम और उत्पादन इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है कि जन कल्याण, उत्पादन, विकास। कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, ठीक है? किसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये ज़्यादा आपका वो नहीं रहेगा। यहाँ पर अब बात आती है किस चीज़ की कि 3 क्षेत्रों का संघर्ष बताया है गांधी जी ने। ठीक है? दूसरा पॉइंट, गांधी सामाजिक संघर्ष और वर्ग हित विभेद को मानते हैं, परंतु उनका मानना है कि इस प्रकार के संघर्षों को अहिंसक जन आंदोलन के से हल किया जा सकता है। वो कहते हैं कि अहिंसक जन आंदोलन होने चाहिए, वो 3 क्षेत्र कौन-कौन से हैं? देखो, उद्योगों में मज़दूर और पूँजी के बीच में संघर्ष हो रहा है, मज़दूर बेचारा पूँजी के लिए लगा पड़ा है। खेती-बाड़ी में किसान, ज़मींदारों का संघर्ष हो रहा है, शहर और गाँव का संघर्ष हो रहा है। तो ये वो संघर्ष बताते हैं, वो 3 क्षेत्र हैं जहाँ पे संघर्ष हो रहे हैं, है ना? आगे चलते हैं। अब मशीनरीकरण का जो आलोचना है उन्होंने क्या बोली है? उन्होंने सीधे साफ शब्दों में कहा है, वह उस मशीन के पक्षधर हैं जो व्यक्ति के लिए सहायक है, लेकिन उसके व्यक्तित्व को समाप्त ना करे। अब देखो होता क्या है कि आज हमारे समाज में जैसे ही औद्योगिकरण का युग आया है, तो मशीनों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व है ना वो समाप्त होता चला जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि मैं ये विरोध कैसे कर सकता हूँ कि जबकि मैं जानता हूँ, हमारा शरीर भी एक नाजुक मशीन है। जो वो चरखा चलाते हैं वो भी एक मशीन है। छोटी एक दाँतों की जो तिल्ली भी है ना वो भी एक मशीन है। तो मैं मशीन को नहीं बल्कि मशीन के पागलपन के विरोध में हूँ, कि आज हम टेक्नोलॉजी में इतने पागल होते चले जा रहे हैं कि जहाँ पर मज़दूरी बचाने के लिए क्या करते थे कि पहले क्या होता था कि कोई भी कार्य हो रहा है तो वहाँ पे अनेकों मज़दूरों को जो है रोज़गार मिल रहा है, ठीक है? आज मशीनीकरण की वजह से क्या हो रहा है, उन मज़दूरों का भी रोज़गार छिनता चला जा रहा है। व्यक्ति हु उस हद तक मज़दूरी बचाना चाहता है, जहाँ तक हज़ारों काम रहित मज़दूर होंगे, वे गलियों में भूख के मारे मरते रहेंगे। अगर आप मशीनों का ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि जो काम मज़दूर करने वाला था, वो काम मशीन को दे दिया। अब इस वजह से क्या होगा कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है ना, वो खत्म हो जाएगा। अब मशीनों ने क्या करा? व्यक्तियों को मार दिया फिर। मैं कुछ लोगों के लिए समय और मज़दूरी नहीं बचाना चाहता, बल्कि सभी के लिए बचाना चाहता हूँ। मैं धन का संचय कुछ हाथों की बजाय सभी के लिए चाहता हूँ। आज मशीनरी केवल कुछ ही लोगों को लाखों की पीठ पर सवार करती है और करोड़पति बना देती है। परंतु जो बाकी के जो लोग हैं, जो बेचारे जो सिर्फ़ मज़दूरी पर ही निर्भर करते हैं, वो तो मर जाएँगे ना। तो इसीलिए गांधी जी बोलते हैं, उन मशीनों का समर्थन करते हैं जो मानव की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सिर्फ़ वही मशीनें अच्छी हैं, जो मानवता की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, ना कि उनकी रोज़गार को खा जाती है। अब गांधी जी का मानना है कि उत्पादन की विशेषता की प्रक्रिया में मज़दूरों की आवश्यकता सीमित होगी, क्योंकि विशेषज्ञता वाले मज़दूरों को अर्थव्यवस्था में किसी भी जगह नहीं लगाया जा सकता, चाहे रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध क्यों ना हो। इसलिए सामान्यतः वे मशीन का विरोध करते हैं। उनका सीधा-साफ कहना ये है कि भई मशीन जो है वो क्या कर रही है, मनुष्य के श्रम को हटा देती है। तो इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका। अब गांधी जी के अनुसार गरीबी का कारण क्या है? अमीर द्वारा संग्रह और लालचियों द्वारा ज़रूरतमंदों का शोषण करना। ठीक है? कि जितने भी जो लोग हैं, जितने भी जो लालची हैं, जितने भी अमीर जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ज़रूरतमंदों का वो शोषण करते हैं और यही सबसे मेन कारण माना जाता है। आगे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा जो लेसन था वो तो हमारा स्वराज। अब उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ दूसरा हमारा लेसन है सत्याग्रह। सेम सत्याग्रह के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे जब आपका लेसन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब जानने के लिए आपको यहाँ पर ये लाइन पढ़नी है जो यहाँ पर लिखी गई है। ये आपको अच्छी तरीके से समझनी है। देखो मैं आपको इसको जो है रेड कर देता हूँ जो आपकी विजिबल हो जाए, ठीक है? या ब्लू कर देता हूँ जो आज विजिबल हो जाए। देखिए यहाँ पर यह एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है सत्य की शक्ति पर हुआ आग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, है ना? सत्य का विचार सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना होता है। इस आंदोलन में शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सत्याग्रह के अंदर क्या होता है कि जो हमारा फिजिकली जो पावर है हम उसका यूज नहीं करते हैं। इसे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा काले लोगों के साथ में किए जाने वाले व्यवहार का विरोध करने के लिए शुरू किया था। उन्होंने इस आंदोलन के जरिए अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने का भी लक्ष्य प्राप्त किया था। तो ये डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखनी है। देखो मैंने आपको क्या बताया ऊपर भी जो हमने स्वराज की डेफिनेशन करी,
ऐसी सत्याग्रह की डेफिनेशन करी। जब भी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा, तो पहले ये लाइन ज़रूर लिखनी है आपको, ठीक है? उसके बाद हम आंसर लिखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इससे आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हाँ जी, गांधी जी के राजनीतिक दर्शन का क्या आधार था? तो यहाँ पर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। महात्मा गांधी मानवतावादी विचारों के सच्चे समर्थक थे। वे समाज में व्याप्त सभी की प्रकार की बुराइयां, असमानताओं, शोषण, दमन, इनके खिलाफ संघर्ष कर समाज के सभी वर्गों का कल्याण चाहते थे। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, वो निम्नलिखित हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले, गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी लिखते हैं कि सत्य शब्द सत्य से बना हुआ है। असत्य का अर्थ होता है होना, और सत्य के होनापन, सत्य का मतलब क्या है? होनापन। सत्य के सिवा दूसरी किसी चीज की हस्ती ही नहीं है। वो कहते हैं परमेश्वर का नाम सत्य है, परमेश्वर सच्चा है, ठीक है? और इसीलिए परमेश्वर सत्य है, यह कहने के बजाय सत्य ही परमेश्वर है, यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वही अहिंसक बिना सत्य की खोज क्या संभव है। तो इसीलिए बोला गया है, जैसे कि अगर हम बात करें सत्य ही परमेश्वर है, सेम ऐसे ही अहिंसा के बिना सत्य की खोज बिल्कुल असंभव मानी जा सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में बताया, आपको इतना ही समझना है कि आखिर ये सत्य और अहिंसा है क्या। फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका यहाँ पर, एंड्स एंड मीन्स, यानी कि साध्य और साधन। तो गांधी जी का मानना है साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गलत साधन का अगर आप उपयोग करोगे, तो बिल्कुल उचित नहीं है। सत्य का मार्ग मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अनैतिक साधन लक्ष्य को दूषित करते हैं। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही पेड़ उगाते हैं। वो बोलते हैं ना कि जैसा बोया बीज बबूल का, तो अन्न कहाँ से, फल कहाँ से खाए, है ना? तो उनका कहना था कि साधनों को बीज और साध्य को वृक्ष की संज्ञा दी जा सकती है। जिस तरह का संबंध बीज और पेड़ में हो रहता है, वैसा ही साध्य और साधन में होना चाहिए। उनका कहना था कि भय, लोभ और अहंकार, अगर हम किसी भी डर की बात करें, किसी लालच की बात करें, अहंकार की बात करें, तो ये सबसे बड़े शत्रु हैं मानव के, ठीक है? और इसके त्याग के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर उन्होंने बोला है तीसरे पॉइंट के अंदर, जो तीसरा उसका पॉइंट है, ईश्वर में विश्वास। गांधी जी ईश्वरीय शक्ति में पूरा विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास ही मुझे सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो ये ईश्वर सत्य है, यहाँ पर उन्होंने पहले ही बोला है ना, सत्य ईश्वर है। मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्यार है, और ईश्वर नैतिकता और सदाचार है। ईश्वर प्रकाश और जीवन का स्रोत है। तो वो गांधी जी जो यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में भी यही विचार रखते हैं। उसके आगे हम देखते हैं, तो उन्होंने बोला है फेथ एंड ह्यूमन नेचर। उन्होंने बोला कि मानव प्रकृति में विश्वास रखिए। गांधी जी का कहना था कि मनुष्य प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। भाई, प्रकृति में इतने सारे प्राणी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, परंतु मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का निवास है। अब उसे सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, और प्रेम से बढ़कर कोई अन्य अस्त्र शस्त्र इस संसार में नहीं है। आप बोलते हैं ना कि भाई आप हर कुछ विजय प्राप्ति कर सकते हो सिर्फ प्यार से, लव से, ठीक है ना? आगे चलते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, एडवोकेट ऑफ वर्ल्ड पीस, यानी कि विश्व शांति का समर्थन करते हैं वो एडवोकेट करते हैं किसको? वर्ल्ड पीस को। गांधी जी मानव को ही ईश्वर का रूप मानते थे। उनकी इच्छा थी कि समस्त विश्व में एक भाईचारे की भावना का विकास हो, ठीक है ना? और अन्याय और शोषण का अंत हो, और प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहे। तो ये सब चीजें आपको पॉइंट याद रख लेने हैं आराम से, इजी। उसके बाद हम बात करते हैं, जो उन्होंने यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट बताया, सत्याग्रही का व्यक्तित्व क्या है। तो गांधी जी ने 23 फरवरी को 1930 के नवजीवन में लिखा है कि सत्याग्रही स्वजन, प्रजन, बालक, वृद्ध और स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं करता। वैसे ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, देखो आपको नॉर्मली मैंने ऊपर जो पॉइंट बताए वो आपको ज्यादा समझना है, ठीक है? फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में जो आपका देखो, ये सत्याग्रह क्या है, इसका अर्थ, प्रकृति, परिभाषा। तो आप जो ऊपर आपने लाइन पढ़ी थी वही सेम आपको लिख देनी है सत्याग्रह के लिए, कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, ठीक है? सत्य के लिए आग्रह करना। अब जो मेन आपके लिए जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है? देखो, जो क्वेश्चन आपके लिए मेन बनता है वो यहाँ से बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो अच्छी तरीके से याद कर लेना है इसमें से। सत्याग्रह के जो आयाम है, साधन है, पद्धतियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला पॉइंट, अहिंसात्मक सहयोग। उन्होंने बोला अहिंसात्मक सहयोग। गांधी जी ने विरोधी पर विजय प्राप्त करने का एक अन्य तरीका बताया। उन्होंने बोला असहयोग है। गांधी जी कहते हैं कि यह पीड़ित प्रेम की अभिव्यक्ति है। वह अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह को विरोधी का सत्य एवं न्याय के लिए सहयोग प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा है ना, कि एक वो जो बंदा है वो गुटखा खाता है, उसके गेट पर जो है बार बार स्पिट करता है, पर वो उसको डेली क्या करता है, स्माइल करता है, उसको साफ करता है। तो अहिंसात्मक तरीके से असहयोग करो, आप उसका सहयोग मत करो, ठीक है? वो किसी चीज के लिए बोल रहा है कुछ भी, तो आप उस चीज के लिए बिल्कुल शांत हो जाइए, ठीक है? अब उसके बाद आगे बोला गया दूसरा, सविनय अवज्ञा।
अब गांधी जी के अनुसार सामान्य परिस्थिति में नागरिकों को यह कर्तव्य है कि वो सरकार के आदेशों का पालन करें, है ना? साथ ही सरकार का भी कर्तव्य है कि जनता की भावनाओं का आदर करे। परंतु यदि सरकार जनता की भावनाओं की उपेक्षा करती है और जनमत को दबाने के लिए अनुचित और अनैतिक साधनों का प्रयोग करती है, तो नागरिक यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसी सरकार के साथ में असहयोग करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। जब गांधी जी ने क्या करा था कि जितने भी जो ब्रिटिश जो अधिकारी थे, उन लोगों के सभी नीतियों का जो है ना विरोध कर दिया था। उनके मतलब जैसे कि कोर्ट में जाना बंद कर दिया, विद्यालयों में जाना बंद कर दिया, सरकारी नीतियों का पूरा विरोध कर दिया था, ठीक है? फिर आता है आपका तीसरा पॉइंट इसके अंदर, आत्मपीड़न द्वारा विरोधियों को जीतना। गांधी जी सत्याग्रह को आत्मपीड़न का नियम मानते हैं, सत्य को प्राप्त करने का माध्यम बताते हैं। वो कहते हैं इससे प्रतिवादी के मन परिवर्तन आएगा और उसको अपनी गलती पर पछतावा होगा। आपको क्या करना है, किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंचानी, सिर्फ सत्य की राह पर चलना है और बिल्कुल शांति से आपको बस जो है भूल को स्वीकार करते हुए आगे उसे नहीं दोहराना है। और गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह करने वाले को अपने ऊपर बड़ा संयम रखना चाहिए, बिल्कुल पेशेंस आप रखिए। फिर उन्होंने एक और चीज बताई है, अनशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सत्याग्रह का एक अन्य प्रकार अनशन भी है। गांधी जी इसे बहुत अधिक अग्र अस्त्र मानते थे। उनका उपयोग बहुत ही संयम से करने का सुझाव देते हैं। वो कहते हैं अनशन का तात्पर्य है जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है, उसके विरुद्ध जन निंदा का प्रयोजन कर अपनी बात को कहना और न्याय की मांग करना। क्या भाई बिल्कुल सब कुछ त्याग दीजिए, खाना पीना सब, ठीक है? विदेशी वस्त्रों, शराब की दुकानों के आगे धरना रखकर इस वस्त्रों के दोषों को बतलाकर उन्हें बंद करने या बहिष्कार करने की सलाह देने पे भी अनशन अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें भाई, जो दारू की दुकान बंद करना चाहते हैं तो लोग उसके सामने जो है अनशन करके बैठ गए कि भैया इससे बहुत बहुत नुकसान हो रहे हैं, तो ये दुकान बंद कर दीजिए। उसके बाद में क्या आता है आपका भाई, स्ट्राइक यानी कि हड़ताल। सत्याग्रह का एक अन्य पद्धति क्या है, हड़ताल करना। इसके अनुसार विरोध प्रकट करने के लिए हड़ताल की जानी चाहिए, पर हड़ताल ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा ना की जाए। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने अच्छी तरीके से। फिर आता है आपका समझौता। गांधी जी ने एक और शंका व्यक्त की है कि लीग शीघ्र से शीघ्र अपनी मांगे पूरी करने के लिए सत्याग्रह पर बैठते हैं और सत्याग्रह का अग्रतम रूप जैसे ही धारण या कर नहीं देना अपना लेते हैं, धरने में हिंसा का भी भाव रहता है। इस प्रकार से धरना देने के पूर्व अधिकारी वर्ग से अपनी मांगे मनवाने हेतु आग्रह करना चाहिए और समझौते का पूरा पूरा मौका देना चाहिए। फिर आता है आपका उपवास। अब गांधी जी के लिए उपवास भी एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह का प्रभाव है। उपवास दो प्रकार के कार्य करते हैं, एक आत्मशुद्धि करता है और दूसरा शोषक के ऊपर नैतिक दबाव डालता है, ठीक है? फिर लास्ट है आपका बहिष्कार, की किसी भी चीज को स्वीकार ना करना। तो ये सारे आपके पॉइंट्स रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका हिजरत आता है। गांधी जी के द्वारा समर्पित सत्याग्रह का एक अन्य माध्यम हिजरत भी है। हिजरत का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से अपना स्थायी निवास स्थान छोड़कर चला जाए, तो इसे हिजरत बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो ये आपका एक मेन क्वेश्चन यहाँ से होने वाला है और आपका पहले वाला क्वेश्चन होने वाला है। तो ये दो लेसन हमने यहाँ पर जो है 23 मिनट के अंदर कंप्लीट किए हैं। उसके बाद में जो बाकी के लेसन है वो भी मैं आपको जल्दी से अपलोड करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जरूर मिल रही है, परंतु आंसर आपको नहीं मिल रहा है यूट्यूब पर, तो आपको सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन देखनी है। स्पीड बढ़ा लीजिए, कान में लगा लीजिए ईयरबड्स और इसको अच्छी तरीके से सुन लीजिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, और बाकी के लेसन्स और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको जल्द से जल्द करा दूंगा, क्योंकि आपका सैटरडे को एग्जाम होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।